वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अतुल हूँ और आज हम लोग बात करेंगे जर्मनी का जो हालत है उसको लेकर। क्या आपको पता है कि जर्मनी जो कंट्री है ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी रहा था, मगर अभी ये रिसेशन पे है। तो आप पूछेंगे कि कैसे हुआ ये, बताते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका दोस्त को भी पता चलना चाहिए कि कैसा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं या फिर कैसा वीडियो देख। अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो आपका एक अच्छा इमेज क्रिएट होगा आपके दोस्तों के बीच में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं जर्मनी का ये हालत कैसे हुआ। तो जर्मनी जो है ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में गिना जाता है। अगर हम लोग इंडिया को देखें, इंडिया 5th में आता है, उससे पहले जर्मनी था। तो जर्मनी जो है ये 4th में से अचानक से अगर रिसेशन में आ जाता है तो ऑब्वियस तो इंडिया जो है एक स्टेप ऊपर आ जाएगा। मगर अभी हम लोग वो बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं जर्मनी का। अगर हम लोग G7 कंट्रीज के तरफ देखें तो ये बोला जा रहा था कि G7 कंट्रीज में अगर कोई कंट्री रिसेशन में आता है तो पहला वो रहेगा यूके, मगर यूके रिसेशन में नहीं आया, आ गया जर्मनी। हर कोई सरप्राइज्ड हो गया कि कैसे ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी अचानक से इस कंडीशन में आ सकता है। तो आप पूछेंगे कि भैया वो तो समझ गए कि जर्मनी का हालत खराब है, मगर ये रिसेशन आया कैसे और कैसे ये रिसेशन को कैलकुलेट किया जाता है या फिर कैसे पता चलता है कि रिसेशन आ गया। तो कोई कंट्री रिसेशन में है या नहीं है वो समझने के लिए एक इजी फॉर्मूला फॉलो किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि कंट्री जो है उसका जो जीडीपी है वो लास्ट 6 मंथ में पॉजिटिव में था या नेगेटिव में था। अगर लास्ट 6 मंथ में या फिर दो इकोनॉमिकल जो क्वार्टर होता है उस क्वार्टर में अगर जीडीपी माइनस में रहा तो उसको रिसेशन डिक्लेयर किया जाता है। जर्मनी का अगर हम लोग लास्ट 2 क्वार्टर देखें उसमें हम लोग देख सकते हैं कि मोर देन 6 मंथ जर्मनी का जो जीडीपी है ये नेगेटिव में रहा है और इसीलिए जर्मनी में रिसेशन डिक्लेयर किया गया है। तो आप पूछेंगे कि भैया सिर्फ जर्मनी या फिर दूसरा और कोई कंट्री इसमें अफेक्टेड है? दुनिया में कौन कौन सा कंट्री है जिसमें अभी भी रिसेशन आ सकता है या फिर वो रिस्क के कगार पे खड़ा है? इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यूएस ऐसा कंट्री है जो कि बहुत ज्यादा अफेक्टेड। यूएस में जो डेट सीलिंग है उसका जो लिमिट है वो अभी भी बढ़ाया नहीं गया है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यूएस गवर्नमेंट आगे जाके और उधार नहीं ले सकती। यूएस जैसा बड़ा कंट्री अपना जो इकोनॉमी है उसको लेके बहुत डरा हुआ है और अपना इकोनॉमी को लेके यूएस जैसा कंट्री अपने तरफ से कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके ये रिसेशन में ना आए। अगर टैक्स सेलिंग बढ़ाया नहीं जाता है तो यूएस जो है वो भी रिसेशन में आ जाएगा। हम लोग अगर दुनिया का इकोनॉमिस्ट का फॉलो करें तो सबका कहना है कि भले ही आज ना आए, यूएस में नेक्स्ट अपकमिंग 6 मंथ में कभी ना कभी ये रिसेशन हिट कर सकता है और आगे जाके यूएस को ये रिसेशन देखना ही पड़ेगा। तो आप पूछेंगे कि भैया ये जो रिसेशन है ये सिर्फ क्या यूएस में आने वाला है या फिर दुनिया में आने वाला है? तो हम लोग को इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, रिसेशन का जो डेटा है वो देखना पड़ेगा। हम लोग अगर देखें जितना बार भी दुनिया में रिसेशन आया है उसमें हम लोग एक ट्रेंड नोटिस कर सकते हैं कि रिसेशन जो है वो हमेशा हर 12 से 20 साल में एक बार आ ही जाता है और दुनिया को हिट कर जाता है। और ये जो ग्लोबल रिसेशन है ये जब आता है तब इंस्टेंट ये जाता नहीं है, लगभग 1-2 साल या फिर 3-4 साल भी इसका जो इफेक्ट है ये हम लोग को झेलना पड़ता है। तो लास्ट जो रिसेशन था वो आपका आया था 2009 में, उससे पहले आया था 1991 में, उससे पहले आया था 1982 में और उससे पहले 1975 में। जब भी ये ग्लोबल रिसेशन दुनिया में आता है ये अपना जो फुटप्रिंट है ये बहुत दिन के लिए छोड़ा जाता है। तो आप पूछेंगे कि भैया इस बार भी क्या ग्लोबल रिसेशन आ सकता है? आ सकता है, क्योंकि अगर ये जो वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, यही वॉर आगे जाके बड़ा हो जाता है तब ये जितना भी दुनिया में कंट्री है हर कोई इससे अफेक्टेड होगा और इसके वजह से शायद ये ग्लोबल रिसेशन दुनिया में हिट कर जाए। अभी अगर देखें यूरोप में बहुत सारा कंट्रीज है जो एनर्जी को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। सबके पास जो कॉमन इशू है वो एनर्जी रिलेटेड इशू, मतलब इन लोगों को जो है इन लोगों को ऑयल या फिर क्रूड ऑयल या फिर जिससे इन लोग कंट्री को रन कर पाए वो एनर्जी है इन लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए बहुत सारा इंडस्ट्री ठप हो रहा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए बहुत सारा छोटा बिजनेस जो है वो भी बंद हो जा रहा है, धीरे धीरे कंपनीज जो है वो ले ऑफ कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए आगे जाके अगर ऐसा ही चलता रहा आगे जाके रिसेशन ग्लोबली भी आ सकता। तो आप पूछेंगे कि भैया न्यूज में कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि जर्मनी का कंडीशन बहुत अच्छा है, G7 कंट्रीज में जर्मनी का जो इकोनॉमी है ये भी बहुत अच्छा। हाँ, अभी ऐसा कैसे हो गया अचानक से? इस हिसाब से अगर हम लोग देखें जर्मनी जो है ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मगर जर्मनी का ये हालत अगर क्यों हुआ ये पूछने जाएंगे तो इसके पीछे मेनली जो जिम्मेदार है वो है यूएस। तो आप बोलेंगे भैया कैसे यूएस जिम्मेदार है? यूक्रेन के साथ जब रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ तो यूएस को रशिया को लेसन टीच करना था और
मॉनिटर बना है यूएस हर किसी के बिहाफ में अपने आप ने बोल दिया कि रशिया का जो है भाई, रशिया में हर कोई कंट्री जाके सैंक्शंस डालो। यूएस का बात सुन के क्लास में जितना भी बच्चा था रशिया में, जिसके पास जो ऑप्शंस था हर कोई सैंक्शंस डाल दिया। रशिया में बोल दिया कि बहुत अच्छा बात है, आपको जितना सैंक्शंस है आप सब डाल लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ मजा। जितना भी क्रूड ऑयल है मैं सप्लाई करता हूँ पूरा यूरोपियन कंट्रीज को, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड को, वो मैं पूरा बंद कर दूंगा। ये लाइन में लग गया पूरा बंद। आगे जाके आप किसी को कोई भी क्रूड ऑयल या फिर आपका जो फ्यूल है कंट्री को चलाने के लिए वो नहीं मिलेगा। अगर यूएस को रशिया को सबक सिखाना था तो उसको पहले अपना घर बचाना चाहिए था। यूएस ने कभी भी यूरोपियन कंट्री के लिए नहीं सोचा। ऑन बिहाफ ऑफ यूरोपियन कंट्री यूएस मॉनिटर बना फिरता है। तो अपने तरफ से डिसीजन लिया और रशिया को सबक सिखाने के लिए जो एनर्जी या फिर ऑयल जो खरीदता था वो खरीदने का जो डिसीजन है उसको कैंसिल कर दिया। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर यूएस पहले ये सब कंट्री के लिए कोई ऑल्टरनेट सोच के रखता था तो शायद ये जो कंट्री है इसमें ये सब इफेक्ट ना देखने को मिलता। यूएस का बात सुन के हर कोई कूद पड़ा और यूएस को सपोर्ट कर दिया। अपना कंट्री का कोई सोचा ही नहीं। और रशिया के अगेंस्ट में जाने के बाद इन लोगों को पता चला कि हम लोग का जो कंट्री है ये इसको अगर चलाना है तो हम लोग को क्रूड ऑयल या फिर ऑयल या फिर एनर्जी का बहुत जरूरत है जो हम लोग के पास नहीं है। हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं। तब जाके इन लोग क्या किया, ये लोग ऑल्टरनेट ढूंढने लगे। मगर यही ऑल्टरनेट ढूंढने के चक्कर में ये कंट्री में बहुत सारा जो छोटा बिजनेस है, बहुत सारा जो इंडस्ट्रीज है, इसमें इफेक्ट होना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जो है जॉब कट शुरू हुआ। नॉर्मल पीपल के पास पैसा नहीं रहा, उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अभी भी ये जो कंट्री है ये लोग सर्वाइव करने के लिए ये जो क्रूड ऑयल है या फिर ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये लोग खरीद रहे हैं दूसरा कंट्री से, जिसमें इंडिया भी है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपने तरफ से रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, उसको अपने तरफ से जाके ये सब कंट्री में बेच दे रहा है और वहीं से प्रॉफिट गेन कर रहा है। ये सब जो कंट्री है ये सिर्फ यूएस का एक गलत डिसीजन के लिए सेम सामान ही ज्यादा पैसे में खरीद रहा है। ऑन द अदर हैंड कोई कंट्री है जो ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या फिर इसके लिए इन लोग का जो इकोनॉमी है उसमें इफेक्ट आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ये पूरा जो सिचुएशन है ये यूएस का एक गलत डिसीजन के लिए क्रिएट हुआ है। आगे जाके ये अगर कंटिन्यू रहा तो ग्लोबल रिसेशन आएगा और यही जो डिसीजन है इसको बुलाने में सबसे पहले जो खड़ा है तो वो है यूएस। तो आप पूछेंगे कि भैया ये जो डिसीजन है आगे जाके इंडिया में इफेक्ट लाएगा क्या, या फिर इंडिया में इसका इफेक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली इंडिया में भी इफेक्ट होगा। इंडिया जो है अपना जो गुड्स है, अपना जो सर्विसेज है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है। अगर किसी कंट्री के पास पैसा नहीं रहा, अगर कोई कंट्री में जो भी इंडिया का वेंडर है वो अगर इंडिया का सामान अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो खरीद नहीं पाएगा। इंडिया क्या है, यदि इंडिया अपने तरफ से प्रोडक्शन कर रहा है, अगर वो बाहर नहीं बिकेगा तो इंडिया का भी लॉस फेस करना पड़ेगा। मगर ये एक लिमिटेड है, क्योंकि इंडिया अगर कोई सामान बाहर बेचता है या फिर इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट होता है वो अगर बंद होता है तो ऑब्वियसली इंडिया का लॉस होगा। अगर देखा जाए चाइना का उससे ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि चाइना का जो इकोनॉमी है वो मेनली एक्सपोर्ट पे टिका है। दूसरा कंट्री चाइना से सामान नहीं खरीदता है तो चाइना का जो ये एक्सपोर्ट है ये पूरा ठप हो जाएगा। चाइना का जो इकोनॉमी है इसमें बहुत जल्दी नेगेटिव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि चाइना में ज्यादा एक्सपोर्ट होता है सामान। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए इंडिया में अगर ये ग्लोबल रिसेशन आता है तो ऑब्वियसली इसमें इफेक्ट आएगा, चाइना में बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसमें अगर हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो पेट्रोलियम या फिर जो क्रूड ऑयल इंडिया रूस से खरीद रहा है और उसके बाद उसको रिफाइन करके वेस्टर्न कंट्रीज में बेच रहा है, उसमें इंडिया का जो प्रॉफिट हो रहा है वो ज्यादा होगा। अगर ये सेम प्रोसेस चलता रहे तो इंडिया जो है दूसरे का सामान खरीद के तीसरे को बेच के इंडिया जो अपना प्रॉफिट है वो हमेशा गेन करता रहेगा। तो आप बोलेंगे कि भैया तब से आप नेगेटिव ही बोले जा रहे हो, कुछ पॉजिटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव बताइए ना। इतना रिसेशन, इतना ये जो नेगेटिविटी है अच्छा नहीं लगता है। ऑब्वियसली इतना नेगेटिविटी किसी को अच्छा नहीं लगता है। हर नेगेटिव में आप पॉजिटिव ढूंढने का कोशिश कीजिए, आपको मिल जाएगा। जैसे अगर रिसेशन आता है तो इंडिया का क्या फायदा होता है ये मैं आपको बता। अगर रिसेशन आता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी बड़ा कंपनी है हर किसी के पास जो रिसोर्सेस है वो घट जाता है, या फिर वही जो रिसोर्सेस है उसका जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाता है। अगर इंडिया में देखें जो डोमेस्टिक मार्केट है ये बहुत बड़ा है। इंडिया में ऑलरेडी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और इंडिया का जो ग्रोथ है वो अभी भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस हिसाब से अगर देखें इंडिया का इकोनॉमी कंपेयर टू दूसरा कंट्री अच्छा है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जितना भी बड़ा कंपनी है ऑल ओवर वर्ल्ड वो लोग अपना जो बिजनेस है वो इंडिया में शिफ्ट करेगा। वो लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करेगा और वही इन्वेस्टमेंट से इंडिया में वो लोग मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से अपना इंडिया में प्रोडक्शन करेगा, जिसमें इंडियन लोगों को जॉब मिलेगा, बहुत सारा जॉब क्रिएट होगा और इंडिया का जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ होगा।
और साथ ही साथ इंडिया में ग्रोथ होने के बाद यही चीज इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, जिसमें इंडिया का प्रॉफिट होगा। आप बोलेंगे ऐसा कौन सा कंपनी है जो ऐसा करने का प्लानिंग कर रहे हैं? अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं तो आपको पता है कुछ दिन पहले टेस्ला जो है इंडिया में आने का जो बात चल रहा था वो ना हो गया था। टेस्ला की तरफ से बोल दिया कि भाई हम लोग इंडिया में कोई फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, मगर अभी ये सुनने को मिल रहा है कि टेस्ला जो है वो इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए राजी हो गया। इसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि जो लिथियम है, लिथियम एक प्रोडक्ट है जो इंडिया में बहुत सारा रिजर्व मिला है। इस रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना है, अगर आप चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो चैनल में भी जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो लिथियम आयन है ये मिलने के बाद टेस्ला का जो दिमाग है वो थोड़ा सा घूम गया है। एलन मस्क ने सोचा कि भाई अगर इंडिया में लिथियम मिल रहा है तो हम लोग का जो लिथियम का कॉस्टिंग है वो घट जाएगा, साथ ही साथ इंडिया का जो मार्केट है ये बहुत बड़ा है, इंडिया में मैन पावर भी सस्ता है। इस हिसाब से अगर हम लोग अगर इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करें और कार जो है इंडिया में प्रोडक्शन करें तो एक बहुत अच्छा चांस होगा, फ्यूचर जो है वो ग्रो हो सकता है। तो टेस्ला भी इंडिया में आने वाला है। हम लोग का प्यारा एप्पल का आईफोन, ये हमेशा हर किसी का सोच रहता है कि भाई जिंदगी में कुछ होना हो कि एप्पल का आईफोन खरीदेंगे। यही एप्पल का जो आईफोन है ये अभी इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होने वाला है। ऐसा बहुत सारा कंपनी है जो इंडिया में आने के लिए वेट कर रहा है। अगर ये रिसेशन आता है तो उस हिसाब से ये कंपनी जो है अपना मूव लेगा और इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगा, और इंडिया का जो मैन पावर है वो उसको जॉब मिलेगा, बहुत सारा जॉब क्रिएट होगा, और साथ ही साथ ये प्रोडक्शन होने के बाद अगर इंडिया से एक्सपोर्ट होता है तो इंडिया का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगा और इंडिया को ग्रोथ करने का एक चांसेस मिल जाएगा। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो देख के आपने भी थोड़ा सा अपना नॉलेज ग्रो किया है तो मुझे भी ग्रो करने का एक चांस दीजिए। सब्सक्राइब बटन को प्लीज क्लिक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त जो है वो ये वीडियो देखता है तो शायद अच्छा होगा, या फिर ये वीडियो अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो आपका दोस्त को भी पता चल जाएगा कि आप कैसा वीडियो देखते हैं। तो प्लीज ये जो वीडियो है अपने दोस्त को भी फॉरवर्ड कीजिए। आगे अगर कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।